दोस्तों, क्या देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार थर्ड टाइम महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना मोदी जी के चाणक्य के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मिस्टर शाह। और क्या यह बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के लिए एक नए चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं, भाजपा के क्षितिज पर, भाजपा के आसमान पर? और क्या यह बात सही है? तो असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी छीनने जा रही है। जी हां, मोदी जी जिस कुर्सी पर इस वक्त काबिज हैं, वो कुर्सी छीनकर किसी और देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर शपथ ग्रहण हो चुकी है, यानी कि वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन उसी के बाद बीजेपी के अंदर काफी भारी मात्रा में उछल कुचल देखने को मिली, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर, यानी कि अब मोदी जी की कुर्सी छीनने की तैयारियां जोरों शोरों पर होने लगी है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार थर्ड टाइम महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनना मोदी जी के चाणक्य के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। और क्या यह बात सही है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के लिए एक नए चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं, भाजपा के क्षितिज पर, भाजपा के आसमान पर? और क्या यह बात सही है कि मिस्टर फडणवीस जो नागपुर के हैं, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, क्या फडणवीस को आरएसएस चीफ मोहन भागवत का खुला समर्थन है? और क्या यह बात सही है कि आरएसएस 2029 के लिए 2029 उसके लिए देवेंद्र फडणवीस को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है 2029 के लिए? रिप्लेस मोदी, एक ऐसा मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए, जिसको आरएसएस चाहती है कि ये रिप्लेस करे मोदी को। ऐसा है क्या? मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस देवेंद्र फडणवीस जो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण किए, ये अब जब का वीडियो है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 2029 में आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदलती है, यानी 2029 में अगर मोदी जी को रिटायर करने की बात आती है, तो जो तीन दावेदार बीजेपी के उस वक्त होंगे आज के प्रोजेक्शन के हिसाब से, अमित शाह जाहिर तौर पर, क्योंकि बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे और आज की तारीख में सरकार और संगठन दोनों चला रहे हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह। गुजरात लॉबी के आप कह सकते हैं मोदी जी के बाद सबसे मजबूत पिलर अमित शाह नंबर 1 पर। नंबर 2 पर योगी आदित्यनाथ, भगवा आप कह सकते हैं, बाबा वाली एक शख्सियत है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इन तीनों में से जो प्रोजेक्शन हैं उसमें आरएसएस आपको लगता है फडणवीस के साथ क्यों जाएगा? बड़ा सवाल है। मैं बड़ी खबर पर तो आऊँगा, लेकिन ज़रा एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं फ्रॉम आरएसएस पॉइंट ऑफ व्यू, तो तस्वीर थोड़ी और साफ होगी कि फडणवीस क्यों अमित शाह के लिए एक दुखती रग हैं, एक चैलेंजर हैं। कंपैरिजन देखिए, फडणवीस जो हैं 54 साल की उम्र है और अमित शाह 60 ईयर्स के हैं। आज से 5 साल बाद आप कह सकते हैं अमित शाह 65 साल के होंगे, फडणवीस जो हैं वो 59 ईयर्स के होंगे। एलएलबी है जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अगर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो अमित शाह अगर बीएससी हैं, बैचलर ऑफ साइंस हैं, तो एलएलबी कर रखी है। फडणवीस ने एमबीए कर रखा है बर्लिन से, उनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का विदेश के एक डिप्लोमा भी है। पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी फर्राटेदार बोलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश के बाद, फिनेंशियल कैपिटल भी। एमएलए तो कई बार रहे हैं फडणवीस। अगर आप अमित शाह को देखें तो अमित शाह आप कह सकते हैं कि 2014 के बाद वो नेशनल रेकनिंग में, उससे पहले वो राज्य मंत्री थे गुजरात में। बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और ऑब्वियसली आज की तारीख में वो मोदी के बाद नंबर 2 हैं, होम मिनिस्टर हैं। अब अगर आप दूसरे ग्रे एरियाज़ देखें तो देवेंद्र फडणवीस किसी भी विवाद में नहीं फंसे, कोई क्रिमिनल केस, कोई इस तरह का उन पर आरोप नहीं है। अगर आप अमित शाह को देखते हैं तो बहुत से कई आपराधिक मामले भी हैं, जेल भी गए, तड़ी पार भी हुए।
और कई आरोप भी हैं उनके ऊपर, हैं कई विवादों में वो फंसे हैं। तो अगर आप फडणवीस को देखेंगे तो कोई भी विवाद नहीं है, एक चेहरा उनका आप पूरी तरह से क्लियर है को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। और सबसे बड़ी बात आरएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती कि आगे की जो बागडोर है बीजेपी की वो फिर से गुजरात लॉबी को दिया, गुजरात लॉबी के पास पहुंचे, लॉबी वर्सेस आरएसएस, ये एक इशू है। ये गुजरात लॉबी का ठप्पा फडणवीस को नहीं। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक ऑब्वियस चॉइस है देवेंद्र फडणवीस, फिर नागपुर का कनेक्शन भी है उसमें। अब दोस्तों बीजेपी के भीतर ये जो सत्ता संघर्ष है, मोदी के बाद कौन, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ, गडकरी और राजनाथ काफ़ी पीछे हो चुके हैं अगर जहाँ तक प्रोजेक्शंस की बात है। इस पर मैं आऊँगा, आज एक्सपर्ट्स से मैं सवाल पूछूंगा और इस सवाल की तह में जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आगे इस वीडियो में। लेकिन एक और सवाल है और वो सवाल भी बहुत ज़रूरी है, और वो सवाल ये है कि ये जो साहब हैं एकनाथ शिंदे, आखिर इन्हें इतनी एलर्जी क्यों है देवेंद्र फडणवीस से? बात पे फडणवीस से नाराज़ हैं, बीच में बातचीत भी बंद कर दी थी। और हालत ये था कि कुंभ भवन में जाके बैठ गए थे जैसे ही फडणवीस का ऐलान हुआ कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। गांव चले गए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी से बात नहीं करी, किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। और बाद में अमित शाह को मनाना पड़ा और अमित शाह की ही बात मानी, वरना शपथ भी नहीं ले रहे थे डिप्टी सीएम की। और सबसे बड़ी बात, जो बात गलत है एक तरीके से, कि जब देवेंद्र फडणवीस ने आज कैबिनेट ली, पहली कैबिनेट ली और वो प्रेस से मुखातिब हुए, तो शिंदे साहब नदारत थे, मजबूरी में अजीत पवार को भी हटना पड़ा। अकेले ही फडणवीस ने कैमरे का सामना किया, जबकि इससे पहले जो रीत हम देख रहे थे, अगर शिंदे चीफ मिनिस्टर थे तो बगल में फडणवीस और अजीत पवार हमेशा बैठते थे। तो शिंदे की ये जो दूरियां हैं, नाराज़गी हैं, शिंदे क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि मैं गृह मंत्रालय ले लूँ देवेंद्र फडणवीस से, सारी पुलिस मेरे अंडर में हो, क्राइम ब्रांच मेरे अंडर में हो, एंटी करप्शन ब्रांच मेरे अंडर में हो, सारा खुफिया तंत्र मेरे अंडर में हो, और मैं ये सारी जानकारियां ऊपर तक देता रहूं, ऊपर तक देता रहूं, देना है? क्या फडणवीस और शिंदे की जो आप कह सकते हैं तकरार है, इसके पीछे ये साफ तो नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की। मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, शिंदे को क्यों आगे किया जा रहा है, और शिंदे इस सरकार में एक कमजोर कड़ी क्यों बन रहे हैं, किसकी शय पर बन रहे हैं? अब दोस्तों मोदी जी की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए इतने बड़े चैलेंजर मुझे देवेंद्र फडणवीस नहीं लगते हैं। और कहीं ना कहीं फडणवीस की जो ताजपोशी थी उसमें मिस्टर मोदी और मिस्टर भागवत, इनकी सहमति थी, खुली सहमति थी। मोदी के सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में, खासकर शपथ समारोह के बाद, वो ये है कि क्या फडणवीस की शपथ के बाद बीजेपी में जो सत्ता संघर्ष है, जो घमासान है, वो और तेज हो गई है। कौन बैठेगा कुर्सी पर, बिग क्वेश्चन है। इसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दो एक्सपर्ट हैं। आज मैंने नागपुर से, जहां आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, और जहां गढ़ है, घर है देवेंद्र फडणवीस का, और जहां मोहन भागवत और फडणवीस की दोस्ती जहां से शुरू होती है, जिस शहर से, उस शहर से मैंने इंडियन एक्सप्रेस में रहे बहुत ही स्थापित पत्रकार विवेक देशपांडे साहब, आरएसएस को भी जानते हैं और फडणवीस को भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे को भी जानते हैं, और खुलकर बात करते हैं। विवेक देशपांडे जी को मैंने आज बुलाया है कि एक सही एनालिसिस मिले, आपको भी एक एक्यूरेट एनालिसिस पता लगे कि भाई पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, क्या चल रहा है। विवेक देशपांडे और उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे, उनसे भी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि सत्ता संघर्ष बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक्सपर्ट के पास चलते हैं। सुनिए, सवाल नागपुर से जो देवेंद्र फडणवीस कई दिन के बाद जुड़े, उनसे तो सत्ता में बिठाना कितना कुछ हो सकता है, करूं और खुलकर ही बात होनी चाहिए आज के दौर में। बिल्कुल। क्या देवेंद्र फडणवीस शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार हैं, शिंदे हैं, थोड़ा नाराज हैं, ये सब सवाल तो बड़े आम से सवाल हैं। मैं आपसे जरा खास सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या देवेंद्र फडणवीस जिस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक बार डिप्टी सीएम, लगातार 2014 से उनका कद बढ़ता जा रहा है, और आज एक जिस मंच पर वो खड़े हैं, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में देवेंद्र फडणवीस एक चैलेंजर हैं अमित शाह के लिए? स्ट्रेट क्वेश्चन। जी बिल्कुल। दीपक जी, मैंने इस बात को मेरे एक
आर्टिकल में पिछले बार लिखा था, मनी कंट्रोल में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने ये लिखा था कि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस 2029 के लिए भी तैयार कर रही है। जिस तरह से 2029 के लिए भी तैयार कर रही है। 2009 में बीजेपी ने आरएसएस ने बीजेपी के प्रेसिडेंट के तौर पे प्रोजेक्ट किया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर अभी देवेंद्र फडणवीस को वो 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए वो तैयार कर रहे हैं, यानी मोदी की जगह ले लेंगे देवेंद्र फडणवीस। उससे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो आरएसएस के लोग ऑलरेडी इस तरह की, नागपुर के आरएसएस के लोग ऑलरेडी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस 2029 के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। अब ये जो बात है, इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर क्या घमासान होता है ये देखना होगा, लेकिन हमको ऑलरेडी इसकी एक थोड़ा सा एक जानकारी मिल गई है इस दृष्टि से कि जब 2019 के बाद 2022 में महायुति की सरकार बनाने की बात आई, जब एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ लिया गया, शिवसेना को तोड़कर उनको अपने साथ जोड़ा गया, उस समय कोई जरूरत नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप मराठा फेस के लिए अगर वो कर रहे थे तो मैं उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, वो मराठा फेस के लिए नहीं हो रहा था। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेस करने की बात की जा रही है, यानी कि 2029 के अंदर आरएसएस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को रिप्लेस करने की यहां पर योजनाएं बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस के जो चीफ मोहन भागवत हैं, उनकी तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं। ये जो वीडियो के अंदर दावा किया गया है कि ऐसी मंशा उन लोगों की नजर आ रही है कि 2029 के अंदर गुजरात लॉबी के हाथ में दोबारा से बीजेपी की डोर ना जाए, इस तरह की तैयारियां हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस को सीधे तौर पर पीएम के चेहरे पर यहाँ पर आरएसएस चुनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी भारी मात्रा में यहाँ पर बीजेपी के अंदर और खास करके मोदी जी को टेंशन हो जाएगी अगर ऐसा होता है। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट के अंदर देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।